न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार में जिस हिंदी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, आज की तारीख में वो हिंदी हाशिए पर है और वजह भी साफ है। जी हां, यूपीएससी और सीसेट की मुसीबत का मोदी सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला है, जिससे सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार छात्र सड़क पर उतर गए। संसद में हंगामा हुआ। आरोप है कि यूपीएससी सीसेट के बहाने हिंदी मीडियम के छात्रों से भेदभाव कर रहा है, यानी सीसेट की साजिश से हिंदी मीडियम छात्रों को आईएएस आईपीएस जैसी ऊंची सरकारी नौकरियों से रोका जा रहा है। इस आरोप में दम भी है, क्योंकि 2011 में जब से सीसेट लागू हुआ है, हिंदी क्या दूसरी भाषाओं के उम्मीदवारों की सफलता का ग्राफ आश्चर्यजनक तरीके से नीचे गिरा है। जब यह मामला मोदी सरकार के सामने आया तो यूपीएससी से प्रीलिम्स परीक्षा टालने को कहा, लेकिन यूपीएससी ने उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया, वो भी बिना सीसेट विवाद को निपटाए। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदी मीडियम के छात्रों को आईएएस बनने का हक नहीं है? क्या हिंदी वालों को बड़ी नौकरियों से बाहर रखने की साजिश हो रही है? क्या हिंदी की वकालत करने वाली मोदी सरकार छात्रों से धोखा कर रही है? इन्हीं सवालों पर अपने खास मेहमानों से होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आखिर कैसे मचा है आज सड़क से संसद तक बवाल। यूपीएससी उम्मीदवारों और सीसेट विवाद को लेकर सड़क से संसद तक उठते सवालों और हंगामे से रूबरू होंगे, लेकिन पहले जरा इस पुलिस अफसर एसबीएस त्यागी पर चढ़े वर्दी का नशा देखिए। प्रदर्शनकारी यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ ये सुलूक वो अफसर कर रहा है जो खुद देश के सबसे मुश्किल यूपीएससी इम्तिहान को पास कर आईपीएस बना और फिर आज की तारीख में दिल्ली का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। इस अफसर की पुलिस बटालियन पूरी तरह उन छात्रों पर कहर बनकर टूट पड़ी जिनकी उम्मीदों को यूपीएससी की अंग्रेजीदा सोच और सीसेट चकनाचूर कर रहा है। लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। हम लोग कितनी मांगे हैं, फिर भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग के ऊपर से लाठी बरसाया जा रहा है। हम लोग के पास क्लिप है कि कितने स्टूडेंट घायल हुए हैं। सीसेट को जल्द से जल्द वापस किया जाए, ये देश हित में नहीं है। तुरंत यूपीएससी ने इमरजेंसी में जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया और इस तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। जस्ट 24 दिन बाद एग्जाम हो, हम लोग कैसे आखिर एग्जाम दे पाएंगे? पूरा सीसेट विवाद बेहद मुश्किल और बेवकूफी से भरे हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी न जानने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का है। छात्रों का आरोप है कि यूपीएससी ने 2011 में सीसेट लागू कर हिंदी माध्यम के छात्रों को उच्च सरकारी नौकरियों में जाने से रोकने की साजिश की है। छात्रों की इस मांग को लेकर संसद में भी भारी हंगामा हुआ। ऑनलाइन आपने जो एग्जाम को जो शुरू कर दिया है एडमिट कार्ड दे करके, वो आप पहले उसको वापस करिए और फिर कमेटी की रिपोर्ट आए, इसके बाद आप उसमें फैसला करिए। पिछली बार भी लोकसभा में ये मामला उठा था, उस समय ठीक हुआ था, फिर ये जहां था वहीं खड़ा हो गया। मेरी सहानुभूति पूरे उन छात्रों के प्रति है जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसर की कमी की वजह से वे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। इसलिए केंद्र सरकार को और माननीय यूपीएससी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये मामला आज से पहले भी संसद के दोनों सदन में उठ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को, इनके जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है, इसका जल्दी हम समाधान कर देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि 2011 के बाद से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी मीडियम छात्रों के चयन का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। इसके अलावा सीसेट के पर्चे की मुश्किल अनुवादित हिंदी, अंग्रेजी और गणित के मुश्किल सवालों ने छात्रों के लिए प्रीलिम्स इम्तिहान पास करना टेढ़ी खीर साबित कर दिया। यही वजह है कि छात्र आंदोलन पर उतारू हैं। शुरुआत में हिंदी का झंडा उठाने वाली मोदी सरकार ने छात्रों से सहानुभूति दिखाते हुए प्रीलिम्स इम्तिहान पर रोक लगा दी थी, लेकिन सीसेट हटाने की छात्रों की मांग पर सरकार का रवैया गोलमोल है। हिंदी मीडियम छात्रों से यूपीएससी के सौतेले रवैये पर क्या कदम उठाया जा रहा है, इस पर सरकार साफ साफ कुछ नहीं कह रही। सरकार को पूरी सहानुभूति भी है इन छात्रों के साथ और एक बात में बड़ी स्पष्टता भी है कि किसी भी स्थिति में इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ अन्याय, पक्षपात नहीं होगा और विशेषकर भाषा के आधार पर अन्याय हो, ये कभी सरकार को स्वीकार नहीं होगा।
अब थोड़ा सा इनको भी संयम और सब्र बरतने की प्रार्थना है हमारी। एडमिट कार्ड जारी किया गवर्नमेंट को, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, सरकार इस पर सोचेगी कि कैसे इसको ठीक दुरुस्त किया जाए। जो सारी करतूत है वो कांग्रेस पार्टी की है। उसके बाद हम 1 महीने हुए हमें सत्ता में आए हुए, हमने उसको संवेदनशीलता के साथ लिया। अब जो है वो खुद बहुत चिंतित हो गए हैं। सत्ता में जाते ही उनको सारी समस्याएं दिखाई पड़ने, सत्ता से हटते ही सारी समस्याएं दिखाई पड़ने लगी। सवाल ये नहीं कि सीसेट को रद्द कर सिविल सेवा परीक्षा के पुराने पैटर्न को अपनाया जाए। सवाल ये है कि क्या सीसेट का मुश्किल पर्चा और मुश्किल अनुवाद हिंदी मीडियम छात्रों के भविष्य से धोखा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महीने भर से इस विवाद पर कोई कदम नहीं उठाकर मोदी सरकार छात्रों के साथ धोखा नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदी मीडियम के छात्रों को आईएएस बनने का हक नहीं है? हिंदी वालों को बड़ी नौकरियों से बाहर रखने की क्या साजिश हो रही है? और हिंदी की वकालत करने वाली मोदी सरकार क्या छात्रों से धोखा कर रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से धुआंधार स्पोक्समैन सलमान सोज यहां स्टूडियो में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने हिंदी के वक्ता प्रवक्ता राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं। और यहां स्टूडियो में हमारे साथ उत्तम सिंह चौहान है। यूपीएससी में सीसेट एग्जाम का विरोध कर रहे छात्रों का नेतृत्व भी आप कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी से बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में। लेकिन सलमान सोच, सवाल पहला आपसे है मेरा। सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में आ रहे हैं। सवाल पहला यह है, यह सारा किया धरा आपका है। 2011 में यह लागू किया गया, तब आपकी सरकार थी। अब मोदी सरकार आ गई, अब आपको याद आ रहा है। अब ऐसे ऐसे बयान आपके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं था 2011 में क्या हो रहा है। जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक विशेष वर्ग के घरों के लड़के ही आगे बढ़ पाएंगे। आपको ये पिछले 3-4 साल में जब ये लागू हो रहा था और ये लगातार संख्या गिर रही थी हिंदी मीडियम छात्रों की आईएएस बनने की, तब आपको नहीं समझ में आया? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जो यूपीएससी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। जब उन्होंने ये यूपीएससी ने खुद ही नहीं किया, कुछ कमीशन बने थे, अलग कमीशन आया था, उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, उनकी रिकमेंडेशंस पे उन्होंने कुछ किया। उसके बाद ये जब इसकी थोड़ा एक्सपीरियंस आया तो पता चला कि भाई नहीं, जो लोग जो है इससे बहुत एडवर्सली इफेक्ट होंगे। तो क्या हुआ कि यूपीए के टाइम में मेरे ख्याल में 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया और एज लिमिट को भी बढ़ाया गया। लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए भी एक कमेटी बनी थी मार्च में। अब एक सेकेंड, अब वो कमेटी अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं दी है। इलेक्शन का टाइम था और सब लोग उसी में बिजी हो गए, ये स्लिप हो गया। अच्छा, क्या सोच के, मतलब जब ये लागू किया गया था जी, जब सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया था इस एग्जाम को, क्या सोच के इसे लागू किया गया था? अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस क्या समझ में आ रही थी सरकार को? और लग रहा था कि अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे अफसरों को आनी चाहिए। नहीं, वो तो सरकार की बात नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे हिंदी, सिर्फ हिंदी की नहीं, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस का भी इशू है, सिर्फ हिंदी का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कम से कम मेरे जहां तक मुझे याद है बचपन से अब तक, हिंदी काफी अब बढ़ चुकी है। ऐसी बात नहीं कि हिंदी के खिलाफ यूपीए का, कम से कम यूपीए का तो ये नहीं है। अब यूपीएससी ने जो किया, सर मेरे पास जो आंकड़े हैं सलमान भाई, मेरे पास आंकड़े हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक हैं। 2010 में हिंदी मीडियम के सिर्फ 35% छात्र पास हुए हैं, सिर्फ 35%। 2011 में सडन ड्रॉप हुआ है, 15% रह गए जब से आपने सीसेट लागू किया है। वो पहले से ही 35% थे, 15% पे आ गए। और 2013 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। 1122 लोग चुने गए थे और उसमें से सिर्फ 26 ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के थे। वो भी हिंदी मीडियम के नहीं थे, उनके पास हिंदी सब्जेक्ट था, बाकी सारे के सारे अंग्रेजी मीडियम के। तो लेकिन देखिए, यूपी बिहार में लाखों घर हैं ऐसे, करोड़ों छात्र हैं। आप सलमान जी देखिए, मैं आपको ये सिर्फ हिंदी की बात में फिर से आपको बोलता हूं, इट्स नॉट ओनली रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस की रीजनल लैंग्वेज भी ले। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट ने जो कमेटी बिठाई थी उसका रिपोर्ट आने वाला था। लेकिन अब पता नहीं, इलेक्शन के टाइम में जब 2011 में ये आंकड़ा आया था तब आपकी सरकार थी, 15% छात्र रह गए थे, 3 साल लग गए। इसीलिए सलमान भाई 3 साल लग गए। इसीलिए आज हालत ये है कि छात्र सड़कों पर उतरे। इसीलिए एक्सटेंशन उस वक्त मिला था। एक तो ये एक्सटेंशन था कि आपको 2 ट्राई, और उसके अलावा जो जिनका एज लिमिट क्रॉस होना था उनका भी 2 साल का इंक्रीज किया गया कैप। तो ये तो किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन जो फॉर रीचिंग चेंज चाहते हैं, जो वापस एक हिसाब से जो यूपीएससी का है,
वो यूपीएससी को अब देखना पड़ेगा ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस को सोचना चाहिए, करे कोई भरे कोई, वो सारा का सारा ठीकरा आपके ऊपर। वो तो है क्या आपने शुरू किया था कि सारा का सारा बीजेपी को भुगतना पड़ा? नहीं, बीजेपी का ये है कि बीजेपी जब से हुकूमत और इनका अच्छा सा मैंडेट मिला, बीजेपी का यह है कि वो सिर्फ एक ही रोना धोना है कि भाई यूपी भाई। इसलिए लोगों ने आपको नहीं चुना कि आप सिर्फ ये कहें कि भाई यूपीए की प्रॉब्लम है। लोगों ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई अगर आपने पार्लियामेंट में भी कहा कि भाई एक हफ्ते तक हम इसका कुछ ना कुछ कर देंगे, तो आज जब एडमिट कार्ड की जो नोटिफिकेशन अब निकली है, तो क्या ये यूपीएससी के साथ मिल के बैठ नहीं सकते थे 1 घंटे की मीटिंग? आप उनके 2 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों का हिसाब कौन देगा? 3 साल 2011 से 14। आप इनसे पूछ लीजिए। उत्तम सिंह चौहान, जरा बताइए। उत्तम सिंह जी, जानकारी देना चाहता हूं जी कि 2011 में जब अलग कमेटी बनी, उसके सिफारिशों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किया गया। जो बदलाव किया गया उस पे अंग्रेजी भाषा को शामिल करने का कोई प्रावधान, ऐसी कोई सिफारिश अलग कमेटी ने नहीं दी। लेकिन यूपीएससी जैसी संस्था अभिजात वर्गों से आत्मसात ये संस्था उस पैटर्न को शामिल करके अंग्रेजी को जो संवैधानिक तरीके से। अच्छा, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों का इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब लागू हुआ तब इनकी सरकार थी। अब जो आश्वासन दे रहे हैं और जिनको करना है वो बीजेपी की सरकार है। आप दोनों को बराबर इसमें जिम्मेदार मानते हैं? नहीं सर, मैं दोनों को बराबरी की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता हूं। जिसके कार्यकाल में ये परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है, सबसे पहले वही सरकार दोषी है। आपने सीसेट लागू किया। 2010 से पहले जो आईएएस या आईपीएस बने हैं, हाँ। उनमें क्या तार्किक कौशल नहीं है, प्रशासन चलाने की दक्षता नहीं है। हाँ। आपने एक वर्ग, सीधे सीधे एक वर्ग को एंट्री देने के लिए इस परीक्षा प्रणाली का आपने रणनीति के आधार पर कौन से वर्ग को बढ़ाने, एलीट क्लास को बढ़ाने को, जो सारे संसाधनों का दोहन, सारे संसाधनों की उपस्थिति अपने पास देखना चाहता है, किसी और वर्ग की जो है वह उपेक्षा करना। सलमान भाई जवाब देना पड़ेगा। राहुल जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ऑडियो लिंक अभी तक स्थापित। राहुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? राहुल जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। सलमान जी जवाब दीजिए पहले। कह रहे हैं जानबूझ के आपने एलीट वर्ग को फायदा पहुंचाने की। ये कमाल की बात है कि जब इलेक्शन की मुहिम चालू थी तो कांग्रेस को कहते थे ये तो बस बांट रहे हैं, डोल दे रहे हैं। हर जब भी फूड सिक्योरिटी की बात की, गरीबों की बात की, बस कांग्रेस से पैसे बांटने में लगी। इस मुद्दे पे आप कहते हैं कि मुख्य मुद्दे से हट के बात मत करिए। जो मुद्दा है, नहीं, मुद्दे की बात ही कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई आप एलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन में लोग कहते थे आप गरीबों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुफ्त पे पैसा बांट रहे हैं। दोनों चीजें नहीं। अच्छा ठीक है, एलिटिज्म का मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। एलिटिज्म की बात नहीं है। ठीक है, यूपीएससी ने कुछ रिकमेंडेशंस पे उन्होंने एक्ट किया। यूपीएससी जवाब दे सकती है कि उन्होंने क्यों किया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए ये साफ साफ नहीं बोलेंगे सलमान, मैं आपसे पूछता हूं उत्तम सिंह चौहान, अंग्रेजी से आपको इतना डर क्यों लगता है? अंग्रेजी से लोग ये कहते हैं जो सीसैट के पक्ष में है वो कैमरे पर नहीं आना चाहते। वो ये कहते हैं अंग्रेजी बहुत जरूरी है आज की जिंदगी में। दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में भी आप ऊपर से नीचे तक कहीं जाएंगे, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पोस्टिंग केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कहीं भी हो सकती है, आंध्र में। अंग्रेजी नहीं आएगी तो 3-4 साल तो आप अंग्रेजी सीखने में लगा दीजिएगा। सर मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी से डरते क्यों है? गले लगाना चाहिए। अंग्रेजी से डरते नहीं हैं, हम अंग्रेजी क्वालिफाई करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में हमने इसका विरोध किया है, लेकिन जो मेंस की परीक्षा है उस पे हम अंग्रेजी क्वालिफाई करके तब साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं। अगर हम अंग्रेजी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस की कोई भी कॉपी हमारी जज ही नहीं सकती है। ऐसा प्रावधान बनाया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है जो पैसेज है अंग्रेजी बोधगम्यता कौशल का विरोध है कि आप मेंस में प्री में ये जो सीसेट का विरोध है वो वही विरोध है कि आप जब मेंस में अंग्रेजी का प्रावधान किए हुए हैं तो आप प्री में क्यों किए हुए हैं? प्री में आप एक वर्ग को जो है सहूलियत देना चाहते हैं। आप 30 नंबर का सीधे फायदा देना चाहते हैं, जो व्यक्ति 5 मिनट में उसको सॉल्व कर सकता है, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट उसको 10 मिनट में सॉल्व करेगा, और समय की एक सीमा रहती है। चलिए ठीक है, समय सीमा के अंदर विद्यार्थी ठीक है। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। 1 सेकंड में आ रहा हूँ। राहुल जी, लेकिन एक कमेंट आपसे,
एक सेकंड राहुल जी, एक कमेंट आपसे। राहुल जी, क्या अब वक्त नहीं आ गया है, जैसा कांग्रेस के सलमान सोज भी इशारा कर रहे हैं, कि अब हमें अंग्रेजी को गले लगाना चाहिए? मुझे पता है आप हिंदी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, उसकी वकालत करते हैं लगातार, लेकिन राहुल जी IAS बनेंगे तब भी हिंदुस्तान में ऊपर से नीचे तक एक यही भाषा रह गई है, माने या ना मानिए, अंग्रेजी, जो जोड़ती है सारे राज्यों को, हर एक इंसान को। दुनिया में तो छोड़ दीजिए, आपको नहीं लगता अब अंग्रेजी को गले लगाना चाहिए इसका विरोध करने की बजाय? मानक, अगर आपकी बात सही होती और अंग्रेजी पूरे देश को जोड़ रही होती तो आज अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत 5% या 5 से 10 के बीच में नहीं होता, 95% होता। हिंदी को समझने वाले और हिंदी को बोल सकने वाले इस देश के कम से कम 60% लोग हैं। तो ये प्रश्न एक अलग है, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो एक पराई भाषा को, एक अजनबी भाषा को अपनी बहुसंख्यक जनसंख्या पर थोपता है और उसके लिए उसको एक मजबूरी बनाता है, और जिसके पास वो नहीं है उसको बाहर निकालता है, वर्जित करता है, एक क्लब बनाता है और उसको छोटा और शर्म महसूस कराता है अपनी भाषा जानने पर। राहुल जी एक सेकंड, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी है राहुल जी, उसको ठीक करते हैं, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। सुधांशु जी, ये 20 से 35 साल का ये वही युवा वर्ग है जिसने मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बैठाया है सुधांशु जी, और आज उसका ये हाल है कि वो दिल्ली की सड़कों पर पिट रहा है और उसके साथ धोखा हो रहा है यूपीएससी में। यूपी बिहार की खासतौर से बात कर रहा हूं क्योंकि वहां हर घर में, ज्यादातर घरों में बच्चे IAS, IPS, IPS बनना चाहते हैं, IFS, और उनको लग रहा है कि उनके साथ ये सरकार धोखा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि भाषा के आधार पर किसी भी बच्चे को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति करने में कोई बाधा नहीं महसूस होनी चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र हो वो वस्तुपरक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, विश्लेषणात्मक होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए, संश्लेषणात्मक होने चाहिए, सिंथेटिक होने चाहिए, उसमें भाषा का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। सुधांशु जी, होना चाहिए पर मत बोलिए सुधांशु जी, आपकी सरकार है इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज ही उसी पे आ रहा हूं मैं, अब मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। यहां पे बात 10 साल शासन करने की नहीं है, अरे 67 साल में 60 साल जिसने शासन किया। और मैं एक और बात याद दिला दूं कि पहली बार यूपीएससी की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं का समावेश कब हुआ? 1978 में, जब कांग्रेस सत्ता से हटी, वरना 30 साल तो बिल्कुल अंग्रेजी का प्रभाव चलता रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग के विषयों में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अंग्रेजी अनिवार्य थी जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की उस जमाने में। यदि उसकी अनिवार्यता खत्म हुई तो एनडीए के रिजीम में 98 से 2004, और फिर आप संयोग देखिए कि जब भाजपा की सरकार आई है तब यह विषय आ रहा है। यानी संयोग तो यह है कि मुझे ऐसा आश्चर्य लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार रहती, शायद वो भारतीय भाषाओं, हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए वो प्रतिबद्धता ही नहीं प्रतीत होती है जो भाषाई समस्या का समाधान कर सके। इसीलिए हम दुनिया के बड़े देशों में शायद इकलौते देश हैं जो 67 साल में भी अपनी भाषाई समस्या का समाधान ही नहीं कर पाए। सुधांशु जी, और आज भी हमारे बच्चों की यह स्थिति है, और ये नियम भी कौन लाया? 2011 में इनका लाया हुआ नियम। सुधांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाद उसके लिए सतत प्रयत्नशील है और हमारी सरकार ने आज सदन के पटल पे कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर यह बयान दिया है। ठीक है, अब पुराना बयान भी याद दिला देता हूं। काफी दिन हो गए उस बात को, जितेंद्र सिंह ने ही कहा था, संसद के पटल पर ही कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, ये जो परीक्षा है इस बार अगर सीसेट एग्जाम का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसे हम पोस्टपोन करवाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड आ गए आपकी, या तो यूपीएससी आपकी सुन नहीं रहा है या फिर वो बयान देने के बाद सरकार भूल गई। देखिए, सरकार की प्रतिबद्धता इसमें स्पष्ट है। यूपीएससी ने स्वायत्त संस्था के नाते जो भी कार्य किया है, पर सरकार कोई भी अंतिम परिणाम, अंतिम परिणति तक इस काम को छात्रों के साथ, अन्याय के साथ नहीं होने देगी। सर कब? मैं ये कह रहा हूं कब होने नहीं देगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ नहीं, ये अजीब सी बात है सर। ये देखिए 3 महीना हो गया है, कौन सी तारीख से आप लोग अनशन कर रहे हैं? अनशन हम लोगं का 11 जून से अनशन चल रहा है। 11 जून को जैसे ही रिजल्ट आया है उसके बाद से अनशन चल रहा है। से जब 1124 पदों पर मात्र 24 पद भारतीय भाषाओं के छात्रों को मिले। आप इस
अनुपात से मूल्यांकन कर सकते हैं कि भारतीय 1.5 महीना हो गया सुधांशु जी, ये अनशन चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड सुधांशु जी, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, अनशन चल रहा है, खबर ये है और पता यही चल रहा है, ये छात्र भी कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई आकर नहीं मिला है, वहां पर छात्र अनशन कर रहे हैं और करीब 15,000 छात्र 27 तारीख को 7 RCR गए हैं मोदी जी से मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ भरोसा, एडमिट कार्ड आ गया, प्रक्रिया चल रही है और आपसे सरकार ने इस विषय को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए इस विषय पर कमेटी का गठन किया है और हमारी जो अपनी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि देखिए ये विषय ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन में एकदम से प्रश्न पत्र बदल दिया, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे बदलेगा वह प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। हमारा यही अनुरोध है भाई, आप भूल दीजिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं 60 साल 65 साल क्या हुआ, 60-65 दिन का समय दीजिए, अगर यह निर्णय इस प्रकार का हो जो अन्यायपूर्ण हो तब आप हमसे आपत्ति करिए। निर्णय की एक प्रक्रिया को लेकर अभी आक्षेप करना और कम से कम हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा तो कहीं से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, जिन्होंने किसी भी प्रकार के, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है शायद अंग्रेज के द्वारा स्थापित होने के कारण उनके दिमाग में एक अंग्रेजी का इतना प्रभाव है कि वो भारतीय भाषाओं को कभी भी उचित सम्मान दे ही नहीं पाए। सलमान सोच जवाब दीजिए। देखिए सुधांशु जी, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप कांग्रेस और यूपीए पर इल्जाम लगाते लगाते अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, लोगों का काम कीजिए, कंप्लेन करना बंद कीजिए, लोगों का काम कीजिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं कि अगर आप यूपीएससी से ये कहें, 1 घंटे की मीटिंग में आप ये कह सकते हैं अभी जो एडमिट कार्ड की बात हुई है उसको आप वापस लीजिए, और इनको जो हमारे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कहेंगे कि भाई तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा जब तक हम इसका डिसीजन नहीं लेंगे, बस ये करना है, बिल्कुल सही, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल सही सर, मैं आपके एक सेकंड सुधांशु जी, इतना तो कर सकते हैं, कम से कम एडमिट कार्ड रुक जाए, छात्रों को तसल्ली हो जाए, उन्हें पता लग जाए कि ऐसे में समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई करें, सड़कों पर प्रदर्शन करें और पुलिस को थोड़ा कंट्रोल करें। हाँ सुधांशु जी, देखिए हमारे तो मंत्री ने कहा है कि हम वापस क्यों, हम 1 सप्ताह में इसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। और सहयोग की बात यह है कि हम लोगों को नसीहत कौन दे रहे हैं, वही वो लोग जिन्होंने कि 10 साल कुछ नहीं किया और यही काम किया जो समस्या के जनक हैं, वो आज हमको उपदेश दे रहे हैं कि साहब आपने तुरंत 1 दिन के अंदर यह कार्य क्यों नहीं किया। यह युक्ति संगत नहीं लगता। 1 सप्ताह का समय मंत्री महोदय ने मांगा है, 1 सप्ताह के बाद हम लोग इस विषय पे बात करें। हम यह दावे के साथ कहते हैं कि परीक्षा को न्याय संगत ढंग से ही संपन्न कराएंगे। सुधांशु जी, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति में कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो। सुधांशु जी, एक और सवाल है, छोटा सा सवाल यह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर यूजीसी और डीयू के बीच क्या विवाद चल रहा था हाल में, आपको याद होगा सुधांशु जी, आप भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उस पर बोल भी रहे थे। FY-UP बंद करवाने में आपको 2 दिन नहीं लगे, आपने फौरन बंद करवा दिया उसे, और इतना कड़ा स्टैंड लिया आपने कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, खूब विरोध भी हुआ लेकिन बंद करना पड़ा। तो यहां पर क्या दिक्कत है? अगर छात्रों के यूपी बिहार के लाखों करोड़ों घरों का ये सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, हिंदी भाषा का सवाल है जिसके लिए आप खड़े होते हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए, यहां एक पाठ्यक्रम को 4 वर्ष से 3 वर्ष करना एक अलग विषय है, और हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के अनुरूप परीक्षा प्रणाली का निर्माण करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भाई। बाकी लोग तो 67 साल में नहीं कर पाए, 60 साल रह के। अच्छा चलिए, इसलिए इसको आप कहें 1 दिन वाला निर्णय था, ऐसा नहीं था कि 4 साल का 3 साल करना। और एक और बात है, जो 4 साल का सिलेबस था वह गलत, 3 साल का तो स्थापित है पूरे भारत में, तो केवल आपको उसी जगह पे आना था जहां आप पहले थे। जहां पर तो स्थिति यह है कि आपको एक पूरा एक नए प्रकार का टेस्ट है और इसको सभी भाषाओं के लिए सुगम बनाते हुए। सुधांशु जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और अपने दर्शकों को फिर से बता रहा हूं। सुधांशु जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, कह रहे हैं ये आईएएस की परीक्षा यूपीएससी सीसैट विवाद 1 हफ्ते में सुलझा लिया जाएगा। सुधांशु जी गलत हूं तो मुझे रोक दीजिएगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता 1 हफ्ते में यूपीएससी सीसैट विवाद को सुलझा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई कर ली जाएगी। सुधांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, 1 हफ्ते में सुलझा लेंगे इसे। देखिए, चूंकि 24 तारीख को परीक्षा की तिथि घोषित है, अतः मंत्री ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसका कोई ना कोई समाधान देंगे। अब क्या समाधान होगा, कैसा समाधान होगा, इसके बारे में हम अभी कैसे कह सकते हैं जब तक रिपोर्ट की कोई प्रारूप हमारे सामने नहीं है। बस मैंने इतना कहा कि सरकार इस बात को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, ठीक है, किसी छात्र को भाषा के आधार पर अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है सर, यह भी ऐलान बहुत बड़ा है आपका।
हिंदी वालों को बड़ी नौकरियों से बाहर रखने की क्या साजिश हो रही है और हिंदी की वकालत करने वाली मोदी सरकार क्या छात्रों से धोखा कर रही है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि 1 हफ्ते के भीतर इस पूरे के पूरे यूपीएससी सीसैट विवाद का हल ढूंढ लिया जाएगा। पाठक साहब, क्विक कमेंट आपका। आपको थोड़ा सा तो भरोसा हुआ होगा, तसल्ली हुई होगी। आप उन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं और इतना हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस भी पिटाई कर रही है, इतना सब कुछ बवाल चल रहा है। ऐसे में 7 दिन का समय तो आप दे सकते हैं। 7 दिन नहीं, इन्होंने इनकी ओर से कोई इसमें कमिटमेंट नहीं है, केवल छात्रों के आंदोलन को दबाने के, ठंडा करने की इसमें कोई जैसे पहले किया था, अनशन तोड़वाया था, जैसे इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि कहां गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवाद, कहां गया भाजपा का राष्ट्रवाद। जो देश हित में कोई मुद्दा है उस पर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और उसमें उनको निर्णय लेने में, इसमें कोई फेवरेटिज्म की मांग तो नहीं है, तो इतना नियंत्रण नहीं कर सकते। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय करता है, जो भाजपा का बार बार अध्यक्ष तय करता है, उसको इस मुद्दे पे राष्ट्र हित में निर्णय लेने में 7 दिन कह रहे हैं। 7 दिन तो दे सकते हैं, कमेटी बनी है। 27 जून को प्रधानमंत्री निवास पर रात भर बच्चे रहे वहाँ पे, पहले इससे आश्वासन 27 जून को रात भर वहाँ पैदल चल के आए और उनको पार्लियामेंट सीट थाने में डाल दिया गया। 5 बजे थोड़ी सी नींद आई तो लाठी के मार के उनको डाल दिया गया पार्लियामेंट सीट थाने में, और फिर उनको जब छोड़ा गया तो फिर वहां डाल दिया गया। अंग्रेजों को किया जाएगा क्या? इस बार मुझे लगता है शक्ति का दोहन क्या लाठी से होगा? इस युवा शक्ति की बात नरेंद्र मोदी करते थे कि भारत में 65% संपन्न राष्ट्र एक करके। चलिए देखिए, सुधांशु जी सुन रहे होंगे कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन पहले आपके राजमंत्री ने आश्वासन दिया था कि छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। लेकिन आज आप फिर सुधांशु जी बात कर रहे हैं कि सरकार हमारी कही है कि 1 सप्ताह के अंदर इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। चलिए इस बार तो सारे के सारे नेता भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इस पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी को किनारे करते हुए एक स्पष्ट राय आप दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार का पक्ष है तो सरकार ने इस विषय पे संवेदनशील है और गृह मंत्री ने भी पुलिस को भी यह निर्देश दिया है किसी छात्र के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, जो समस्या के समाधान की बात कही है, निश्चित रूप से हमारे मन में पूरी प्रतिबद्धता है कि समाधान हो। समाधान तो बहुत पहले निकल गया होता, क्योंकि आप एक संयोग देखिए, मैं आपके दर्शकों को यह बात बताना चाहता हूं कि हिंदी में पहला ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो गुजराती थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सबसे पहले किसने कही? लोकमान्य तिलक ने, जो मराठी थे, फिर महात्मा गांधी ने, जिन्होंने गुजराती थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाली थे, गोपाल स्वामी अयंगर जो कि तमिल थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो कि मराठी थे। ठीक है, अगर संयोग से नेहरू जो कि अंग्रेजी के परस्त होकर बैठे थे, तो आज उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण 60-65 साल में किया है, जैसे आप कहते हैं ना, रोग को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दो कि उसका समाधान निश्चित रूप से निकालेंगे। हम ये नहीं करेंगे हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी से हटना पड़ेगा। अगर आपका बुखार भी जटिल हो जाता है तो एक डोज में उसका समाधान नहीं निकलने वाला। सुधांशु जी, आपका आश्वासन बहुत साफ है, बहुत साफ है, लेकिन जरा इसके कंटेंट पे आ जाऊं मैं। राहुल जी आप ही के पास आ रहा था मैं, माफ करिएगा बहुत देर बाद आ रहा हूं, तकनीकी खराबी थी। राहुल जी, ये जो इसमें एक एग्जाम में ट्रांसलेशन करके जब एग्जाम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, उसे मेरे पास एक ये पूरा का पूरा पेपर भी है, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करके। राहुल जी, जब दिया जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, 2 घंटे में एक तो इतना मोटा पेपर सॉल्व करना होता है, उसमें कैसा ट्रांसलेशन है? राहुल जी, मैं चाहूंगा आप भी इस पर अपनी टिप्पणी करें। अंग्रेजी का शब्द अगर लिखा है इंपोज, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा जाता है अधिरोपित, जबकि सीधा सीधा मतलब लगाना या थोपना हो सकता है। मडल संभ्रमपूर्ण, फंडिंग निधियन, ड्रेनेज अपवाहर। सलमान भाई, आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे भी ये नहीं समझ में आया। इकोलॉजिकल, पारितंत्र। राहुल जी, अगर इस तरह का ट्रांसलेशन होगा तो राहुल जी कैसे होगा? सर, इस भाषा को तो मशीन मानक एक तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जानते हैं इसको कि आप ट्रांसलेट को अनुवाद भी बोल सकते हैं। एक तरफ अगर हम लोग सरल हिंदी शब्दों को भी इतना अपरिचित बना देंगे और हमारे आप जैसे लोग अपनी भाषा से उन सरल शब्दों को निकाल देंगे, तो ये जो आज के सरल शब्द हैं वो कल कठिन दिखाई देंगे। वैसे ही जैसे ये जो शब्द आप बता रहे हैं ये आपको कठिन लग रहे हैं, मुझे उतने कठिन नहीं लग रहे हैं।
क्योंकि मैं कई बार तकनीकी और आर्थिक अनुवाद भी करता हूं, लेखन भी करता हूं, इसलिए मेरे लिए वो अपरिचित नहीं है, वो आपके लिए और बच्चों के लिए अपरिचित हो सकते हैं। ये अनुवाद बेहतर होना चाहिए। और पहली बात यह कि मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अनुवाद नहीं होना चाहिए। जब हम देश की सर्वोच्च परीक्षा के लिए बच्चों के परीक्षा ले रहे हैं तो मौलिक प्रश्न होने चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुश्किल हिंदी के शब्द हैं, मुश्किल ट्रांसलेशन है, तो इन छात्रों को वो सब आना चाहिए। इसका मतलब आप इस बात पर इनसे ही नाराज हैं, ये कह रहे हैं कि उसे सरल बनाओ, आप कह रहे हैं कि वो आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मानक मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भाषा पे टिप्पणी कर रहा था और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर स्वर्ण पदक नहीं बोल पाते और केवल गोल्ड मेडल बोलेंगे तो आप स्वर्ण को भी कठिन बना रहे हैं। वो एक अलग प्रश्न है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा और दोबारा कह रहा हूं कि हर भाषा में प्रश्न मौलिक प्रश्न होने चाहिए, अनुवाद के नहीं होने चाहिए। पहला सवाल यह है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को या भाषाओं के छात्रों को अनुवाद के सवाल क्यों मिलने चाहिए, मौलिक प्रश्न क्यों नहीं रचे जा सकते? ऐसे तो इसका जवाब यूपीएससी राहुल जी ऐसे को देना चाहिए। ऐसे इंग्लिश से बचा बचाकर लोग ये कह रहे हैं, इंग्लिश से बचा बचाकर हम अपने छात्रों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाएंगे, उनकी पोस्टिंग हिंदुस्तान में कहीं भी होगी, उनको वहां की लोकल लैंग्वेज, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत बातें होती हैं, विदेश में जाएंगे वहां भी अंग्रेजी में, कैसे होगा? अंग्रेजी से बचाकर अपने छात्रों को हम कैसे आगे ले जाएंगे? सर इसका जवाब मानक, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, आपको जानकारी शायद होगी कि जो छात्र संघ लोक सेवा आयोग में चुने जाते हैं, मंसूरी एकेडमी में जिनकी पढ़ाई होती है, उनको जब प्रदेशों के कार्डर दिए जाते हैं और जिन प्रदेशों में नियुक्ति होती है उस प्रदेश की भाषा उनको पढ़ाई जाती है। उनको अंग्रेजी, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात है, उनको अगली जो अंतिम परीक्षा है उसमें तो अंग्रेजी में पर्चा पास करना ही है, अंग्रेजी से बचाया नहीं जा रहा उनको, उनको अलग नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसी स्तर पर छटनी कर देंगे, पॉइंट वही है कि अगर प्रीलिम पास ही नहीं कर पाएंगे, मेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर वो नौबत ही। सवाल कर रहा हूँ, एक मोटा सवाल कर रहा हूँ। एक मोटा सवाल यह है कि इस देश के जो युवा प्रतिभा है, जो अपनी अपनी भाषाओं में पैदा होती है और बढ़ती है, उसको अपनी भाषा में अपना उच्चतम भविष्य गढ़ने का मौका और अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हमारे मौलिक भाषिक मानवाधिकार का प्रश्न है और हमें अपनी भाषा में अपना भविष्य गढ़ने के अधिकार का प्रश्न है। इस रूप में इसको देखना चाहिए। ये केवल एक परीक्षा की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस देश में एक जो भाषाई नस्लवाद चल रहा है, उस नस्लवाद की प्रकृति को समझना और उसका मुकाबला करना जरूरी है। अंग्रेजी से किसको विरोध है? ठीक है, पॉइंट क्लियर है राहुल जी आपका। राहुल जी पॉइंट बहुत क्लियर है, लेकिन उसका एक तरीका है, ठीक है, वो मालकिन नहीं बन सकती। पॉइंट बहुत क्लियर है राहुल जी। सलमान जी, एक सेकंड सलमान भाई, एक और ट्रांसलेशन है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये छात्र इससे गुजरते हैं। एक ट्रांसलेशन है जो हिंदी अनुवाद करके मिलता है, द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज बिकम सिवियरली मडल्ड बिकॉज ऑफ द वे द रेटोरिक सराउंडिंग इट हैज बीन यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाता हूं। हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। आपको समझ आया सलमान जी? नहीं, मुझे नहीं समझ आया सर। मैं यही कह रहा हूं कि ये क्या है, ये मतलब देखिए इसमें एक हिसाब से जो ये क्या 3 साल में जब आपकी सरकार थी 11 से 14 तक, आप तक ये सारी की सारी शिकायतें नहीं पहुंची थी? देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए, जब यूपीएससी में ऐसी ट्रांसलेशंस हो रही हैं, यानी कि आप हिंदी की बात करते हैं, अब आप तेलुगु की बात कीजिए, उसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? और भी मुश्किल होगा, और भी मुश्किल। मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त मौका है, मैं क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, इस वक्त बीजेपी के पास मौका है, इस गवर्नमेंट के पास मौका है कि इन सारे इश्यूज को एक ही बार वो एक प्लान के तहत ठीक कर सके और कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का साथ देगी, इन लोगों का भी साथ देगी जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कि पुलिस को ये हिदायत हो कि वो सख्ती ना करे और पीसफुली इनको प्रोटेस्ट करने दें। और मैं जो यंग लोग हैं उनसे कहता हूं कि आप ऐसी बात न करें जिससे पुलिस ठीक है, आप बहुत कंस्ट्रक्टिव रुख अपना रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है सलमान जी। छोटा सा एक फैक्ट बता देता हूं आपको। आपकी सरकार जब थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि नए परीक्षा पैटर्न पर, सीसेट पर जब रिसर्च किया गया, राहुल जी एक सेकंड, एक फैक्ट बता रहा हूं छोटा सा, एक सेकंड राहुल जी, जब
इस पर नए परीक्षा पैटर्न पर रिसर्च किया गया, लोगों से फीडबैक लिया गया, तो जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव थी। साफ था उस रिपोर्ट में कि अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, और खुद की इंटरनल रिपोर्ट आने के बाद भी यूपीएससी ने कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की। शायद पाठक जी भी इस बात को सही बताएंगे। यूपीएससी के टाइम भी सरकार की डीओपीटी की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें यह पाया गया था कि अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। और इसमें मूल प्रश्न है जिसकी ओर आप लोगों ने आमतौर पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट जब लागू की गई, जिसका 1979 से उस आधार पर परीक्षाएं ली जा रही हैं, माध्यम के विद्यार्थियों तो को प्रवेश दिया गया। उसका उस कमीशन का यही रेफरेंस था कि जो औपनिवेशिक चरित्र है सिविल सर्वेंट्स का, उसका भारतीयकरण कैसे किया जाए। तो उसमें 79 से लेकर 2010 तक में, 1979 से लेकर 2010 तक में कभी भी भाषाई ज्ञान को, भाषाई बोधगम्यता को इसमें चयन का आधार नहीं बनाया गया। ये 2011 में एकाएक हुआ है। और जब भाषाई बोधगम्यता को अब चयन का, देखिए भाषाई बोधगम्यता में भाषा की जरूरत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, और जो विषय वस्तु, जैसे मान लीजिए, मैं सहमत हूं आपसे। एक सेकंड, सुधांशु जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए सुधांशु जी। मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी, हिंदी के प्रति आपकी सरकार किस तरह से खड़ी हो रही है, उसको अपना रही है और कैसे उसकी वकालत कर रही है, हमने आपके 2-2.5 महीने के कार्यकाल में देखा है। सारा सरकारी काम हिंदी में होना चाहिए, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में हिंदी में काम होना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से मिलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और नेताओं से, विदेशी नेताओं से मिलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। राष्ट्रपति से मिले हैं, हाँ, हिंदी में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर सुधांशु जी अभी भी अपना स्टैंड तो थोड़ा साफ करिए। आप रिपोर्ट के पीछे छिप रहे हैं, कमीशन की, इस इंक्वायरी कमीशन के पीछे छिप रहे हैं। स्टैंड साफ करिए। आपको नहीं लगता है कि जो छात्रों की मांग है, इस सीसेट में जो समस्याएं हैं, इस पर स्टैंड क्या है आपका, समझ नहीं आ रहा अभी? देखिए मान्यवर, हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता का जो विषय आपने बताया, इसमें स्टैंड साफ करने का क्या विषय है ये बताइए। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था जिसने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोली? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोली? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद राजनाथ सिंह ने बोली और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी बोलने जा रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, हमारे स्टैंड में कहीं कोई दुविधा है क्या? इसीलिए पूछ रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और उसके बाद समाधान हम ही निकालना चाह रहे हैं। आप तो केवल ये कह रहे हैं कि तत्काल, अभी अरे भाई हम तो कह रहे हैं, हमारे लिए तो मैं ये बात अनेक बार कह चुका हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो राहुल जी ने कही है, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। समस्या क्या है कि शुद्ध हिंदी जिसे कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट के चलते हुए भयावह वातावरण उसके लिए उत्पन्न किया गया है, और जिससे भारतीय भाषाओं के साथ जो हमारा अंतः संबंध है उसको बाधित किया जा रहा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मराठी में अस्पताल को रुग्णालय कहते हैं, रुग्ण शब्द शुद्ध हिंदी का है, आप समझते हैं तो आप समझ सकते हैं। बंगाली में जल कहते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप मलयालम में सभा को समावेश कहते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। गुजराती में ज्येष्ठा कहते हैं। मगर इन सारे शब्दों को पहले आप हिंदी में कह देंगे, अरे ये तो बड़ा भारी शब्द है, इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं भारतीय बुद्धिजीवियों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जाने अनजाने में मैं ऐसे षड्यंत्र के शिकार हो गए कि आप जितनी हिंदी मूवीज देख लेंगे, उसमें शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। मैंने सैकड़ों अंग्रेजी फिल्में देखी हैं, किसी में क्लासिकल इंग्लिश बोलने वाले को नेगेटिव रोल में नहीं देखा। मगर यह विडंबना है कि हिंदी चलचित्र में ही शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर नेगेटिव रोल में होता है। इसलिए जो राहुल जी ने बात कही वो बहुत गंभीर है, और हमें भाषाई सूत्रता बनाए रखने के लिए, सभी भाषाओं के साथ साम्य बनाने के लिए, और अपने चरित्र को बनाए रखने के लिए, जिसमें हमारी नैसर्गिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है। 0 डेसिमल से लेकर क्या क्या भारत ने नहीं दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से लेकर। मगर आज ही हमें लग रहा है साहब अंग्रेजी के बगैर हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। चलिए, माइंडसेट से बाहर निकलने की आवश्यकता। ठीक है सुधांशु जी, आपने बहुत बड़ी बातें तो की हैं, लेकिन आप इशारों में बात कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मैं मजबूरी समझ रहा हूं आपकी, आप रिपोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन स्टैंड आपका साफ है। उससे मुझे लगता है कि, लेकिन ये छात्र संगठन के प्रदर्शन कर रहे छात्रों के जो नेतृत्व कर रहे लोग बैठे हैं, वो अभी भी संतुष्ट। आज के सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदी मीडियम छात्रों को आईएएस बनने का हक नहीं है? हिंदी वालों को क्या बड़ी नौकरियों से बाहर रखने की साजिश हो रही है? अब 24 अगस्त को परीक्षा है राहुल जी, सवाल यही है। ऐसे में ये बेचारे छात्र जिनको सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा, राहुल जी पढ़ाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, 7 दिन का इंतजार करेंगे, इनके लिए तो बड़ी मुसीबत होगी राहुल जी। जी हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी राय उनको ये होगी, और श्याम रुद्र जी यहाँ बैठे हैं, पुराने मित्र हैं,
कि वो विरोध अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें, लेकिन अपनी तैयारी करते रहें। मुझे विश्वास है कि जो समाधान निकलेगा उसमें जो इनके समय का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोई कोशिश सरकार करेगी। मुझे लगता है कि ये न्यायपूर्ण होगा और इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं। मैं इस सरकार पे अविश्वास नहीं करता कि वो ईमानदारी से समाधान खोज नहीं रही है। तो छात्रों को उनके अपने भविष्य के हित में मैं सलाह ये दूंगा कि वो तैयारी अपनी न छोड़ें, वहां पे बैठ के शांतिपूर्ण विरोध भी करें, लेकिन तैयारी करें। देश उनकी समस्या और उनकी भावनाओं को समझ चुका है, लगभग पूरा देश उनके साथ है और एक दुर्लभ मौका है कि सारी पार्टियां भी उनके साथ दिख रही हैं इस मुद्दे पर। तो इस पर मुझे लगता है कि समाधान निकलेगा और जल्दी निकलेगा और उनके मन के अनुकूल निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। इसलिए थोड़ा वो शांत हो और अपनी तैयारी करें ताकि समय का नुकसान उनको ना हो। ठीक है पाठक साहब, जल्दी से बताइए आपकी डिमांड्स क्या क्या है। देखिए, हमारी 7 मांगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सीसैट को हटाया जाए, यानी जनरल स्टडीज पेपर हटा दिया जाए। क्योंकि एक तो इसमें भाषाई बोधगम्यता लाएगा जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। और अलग और इसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए भी गलत है, क्योंकि हो सकता है अंग्रेजी माध्यम से कोई पढ़ा हो और उसमें तथ्यपरक ज्ञान बहुत ज्यादा है और अंग्रेजी भाषा का है। चलिए दूसरे तो और इसमें जो भाषाई बोधगम्यता ले रहे हैं, अनुवाद जो भी हिंदी और इंग्लिश 2 तक सीमित है। चलिए, तो इस तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम के लिए 90 में 0 अंक हो गए। ठीक है। उनकी प्रतिभा को खुल्लम खुलाई है। और बताइए। और तीसरी बात यह है कि इसमें भेदभावपूर्ण है, क्योंकि 22.5 अंक का अंग्रेजी का बोधगम्यता का सवाल है, जबकि अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा का बोधगम्यता का कोई सवाल नहीं है। तो ये भी भेदभावपूर्ण बात है। और जो इसमें इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए एक तरह से आरक्षण दे दिया गया, क्योंकि उसमें मैथ्स के पेपर 2 में भाषाई बोधगम्यता का जो 90 अंक हो गया, उसके अलावा जो भी है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे चुटकी में कर लेंगे, जबकि मानविकी के विद्यार्थी उसमें पसीना उनका छूट जाए। तो ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चलिए और 6 और मांगे हैं। अरे सर, इतनी सारी मांगे नहीं, बाकी एक एक लाइन बोल दूंगा मैं, जल्दी से एक लाइन। उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा आता है सिविल सर्विस एग्जाम में कि अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पत्र में फर्क पाए जाने पर अंग्रेजी के प्रश्न को प्रामाणिक माना जाए। तो ये भेदभाव समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया सर। आपकी डिमांड मुझे पता है सरकार तक लिखित में भी पहुंच गई है और उन्होंने सुन भी लिया है। इंस्ट्रक्शन हटना चाहिए। ठीक, सारी डिमांड उनके पास है। सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड है मेरे पास से। सुधांशु जी। मैं सिर्फ छात्रों से यह अनुरोध करना चाहूंगा 2 पंक्तियों में कि रहीमन चुप रहे बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। सर, ये षड्यंत्र कब तक चलता रहेगा? ये जो द्वार बनाया गया है। बहस मत शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने 7 दिन समय मांगा है। 7 दिन बाद अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, छात्रों के संतोषजनक बिल्कुल पूरा नहीं हुआ समाधान, तो हम फिर बातचीत करेंगे। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी आपका भी। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जी स्टूडियो में आने के लिए। पाठक साहब, उत्तम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं, सरकार कह रही है 7 दिन में समस्या को सुलझा देंगे। जाहिर है समस्या सुलझे और उसके बाद संतोष शायद राहुल जी को, सबको जो यहां स्टूडियो में थे और आपको भी तभी होगा जब ये जो आंकड़ा है 1122 में से सिर्फ 26 छात्र हिंदी वाले चुने गए हैं। जब तक ये आंकड़ा नहीं सुधरेगा मुझे लगता है तब तक संतोष किसी को नहीं होगा।